Audio Jungle। दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत। दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सत्ता ने लोकतंत्र को निगल लिया है? क्या देश में लोकतंत्र खतरे में है? हाँ दोस्तों, ये एक अहम सवाल है। ये सवाल एक बीजेपी के एक बड़े नेता ने व्यक्त किए प्रेस के सामने। उन्होंने साफ कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हिमाचल के जो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर हैं। उन्होंने जब विधानसभा में अपनी बात न रख पाए तो और उनके साथ के 15 विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया, तो उन्होंने बाहर आकर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में है और अगर उनमें नैतिकता जरा सी भी बची है तो वो आकर अपना इस्तीफा सौंप दें ताकि नई सरकार आके वहाँ पर काम कर सके। दोस्तों ये तो वही बात हुई कि हिंदुस्तान में एक कहावत है कि सूप बोले बोले छलनी बोलती है जिसमें 72 छेद हैं। यानी और अपनी तरफ नहीं देखती है कि देश में किस तरीके से लोकतंत्र को खतरे में डालकर सत्तारूढ़ दल लोगों की सरकारें गिराता है, लोगों के पार्टियों को तोड़ते हैं, लेकिन तब खतरे में लोकतंत्र नहीं पड़ता है। अब आप पिछले 4-5 सालों का ही इतिहास देख लीजिए तो उसमें आपको दिखेगा किस तरीके से भाजपा ने और मोदी शाह की सरकार ने न जाने कितनी आधा दर्जन सरकारों को गिरवाया, MP MLAs की खरीद फरोख्त कराई। यानी वो हुक एंड क्रुक जो चाहते हैं कि गैर भाजपा प्रदेशों में किसी तरीके से तोड़ फोड़ की नीति अपनाकर खरीद फरोख्त करें, MLA को तोड़ें और वहाँ की जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा दें। जैसे कि 2020 में मध्य प्रदेश में जबकि कोरोना काल चल रहा था, तब भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पूर्व सरकार में कांग्रेस सरकार में मंत्री कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने उनको अपनी पार्टी में मिलाया और साथ में ये उनके जरिए कम से कम 2 दर्जन विधायकों को कांग्रेस की सरकार में से छांट कर ले आए और वहाँ पर ऑपरेशन लोटस सिद्ध कर दिया। इस तरीके से जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मौका पाकर अपनी सरकार को गिरवाया, उससे साफ जाहिर हो गया है कि बीजेपी हुक एंड क्रुक यानी या तो CBI ED और इनकम टैक्स की टीमों का छापा मारने की धमकी देकर अपने साथ में करते हैं या फिर पेटियां पहुंचाकर। पेटियों से आप समझ सकते हैं कि मैं रुपए की बात कर रहा हूं, जहां पे करोड़ों रुपए की बात डील होती है। और सोच लीजिए इन सब विधायकों को उन्होंने पहले हरियाणा भेज दिया। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में उनकी कस्टडी एक तरीके से वो चारों तरफ से कैद करके एक होटल में रखे जाते हैं, जहां पर वहाँ की सेंट्रल पुलिस और लोकल पुलिस उनके इर्द गिर्द जमा रहती है ताकि कोई भी अवांछित यानी कांग्रेस का कोई दूसरा नेता जाकर उन नेताओं से मिल ना सके। दोस्तों सबसे दिलचस्प बात ये होती है कि जब भी किसी प्रदेश में इस तरीके के हालात पैदा होते हैं तो वो लोग भाजपा शासित प्रदेशों में ही जाते हैं। ऐसा क्यों जाते हैं? इससे पहले भी जब मध्य प्रदेश के जो विधायकों को तोड़ा गया था तब उनको सबसे पहले कर्नाटक भेजा गया। तब वहाँ पर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार चल रही थी। वहाँ से लौटते समय फिर उनको हरियाणा सरकार के सुपुर्द कर दिया गया, जहाँ पर वो अपने शान शौकत के साथ में 5 स्टार होटल में रहे, जिसकी देख रेख वहाँ पे CRPF और लोकल पुलिस कर रही थी। वहाँ पर जाने के लिए भी कांग्रेस के नेताओं ने कोशिश की तो उनको वहाँ होटल में एंट्री ही नहीं मिली। दोस्तों इस तरीके से ये जो उन्होंने
जयराम ठाकुर ने जो अपना वक्तव्य दिया कि लोकतंत्र खतरे में, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि लोकतंत्र तब खतरे में नहीं पड़ता जब हजारों करोड़ रुपए लेकर सैकड़ों लोग, सैकड़ों कारोबारी देश के बैंकों को अरबों की चपत लगाकर विदेश चले जाते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता है। ये इस तरीके के सवाल है जो कि ना तो मीडिया की भी भूमिका बहुत ही निर्लज्ज टाइप की हो गई है कि वो जो उसकी ड्यूटी होती है, जो उसका काम होता है, वो छोड़ के चापलूसी में लगे हुए हैं। वो सरकार की चापलूसी में इस तरीके से मशगूल हैं कि उनको जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को उठाने की ना तो उनको फुर्सत है और ना वो उनकी सोच है। राज्यसभा चुनाव जब हुए हिमाचल और उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर आपको लोकतंत्र खतरे में नज़र नहीं आया। जब हिमाचल में आपके पास तो संख्या बल ही नहीं थी, वहाँ पर आपने एक पूर्व कांग्रेसी नेता को अपना उम्मीदवार बनाकर जिताने की भरपूर कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए। कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ जाकर वोटिंग की। इसके साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा के उम्मीदवार को वोट देकर उनको वहाँ से राज्यसभा भेज दिया। और अफसोस की बात तो ये है, कांग्रेस जिसके पास पूरी संख्या थी, यानी 40 विधायक थे, 40 विधायक अगर ईमानदारी से अपनी वोटिंग करते तो कांग्रेस का प्रत्याशी जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी संसद राज्यसभा पहुंच जाते। लेकिन अफसोस ये है कि एक काबिल वकील जो पहले से भी राज्यसभा के मेंबर थे, अब की बार जाने से चूक गए। और इन जो मौका परस्त नेता जो कि जनता के वोटों के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो वोट जनता से लेते हैं जैसे कांग्रेस के लिए, और मौका और फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए, पैसा और पावर के लिए ये अपने ईमान तक को बेच डालते हैं। जनता तो दूर की चीज़ है, ये अपने ईमान और अपनी सारी जो साख है उसको भी दांव पर रख देते हैं। इस तरीके से ये साफ जाहिर हो गया है कि भाजपा केवल सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है। ये तो 6 विधायक थे, ये तो 30-30, 40-40 विधायकों को खरीदने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये देश की ही नहीं विदेश में भी सबसे बड़ी पार्टियों में एक गिनी जाती है। इनके पास कार्यकर्ता है, IT सेल है, चुनाव आयोग है, IT, ED और CBI है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी इनके साथ में आ मिला है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि वर्तमान समय में तो भाजपा को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखता है, क्योंकि देश के सारे संवैधानिक संस्थाएं सत्तारूढ़ दल के आगे नतमस्तक हैं। यूपी में राज्यसभा का चुनाव में भाजपा ने खेल करते हुए समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों को, बल्कि 8 विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया। उनमें बिल्कुल 4 दिन पहले राकेश पांडे के जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके बेटे रितेश पांडे को, जो कि बसपा के सांसद हैं, उनको अपने पाले में खींचते हुए बसपा के साथ दगा किया। और जब बेटा भाजपा के साथ गया तो पिताजी भी राकेश पांडे कैसे समाजवादी पार्टी में रहते, और उन्होंने सीधे साफ इशारा कर दिया कि वो भाजपा के कैंडिडेट को वोटिंग करेंगे। उनके साथ में राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और न जाने 8 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर जाकर उनको वोटिंग किया। इस तरीके से नेताओं के चरित्र पर अब यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि कब कौन किसको दगा दे दे। सिर्फ पैसा और पावर के लिए वो अपने धर्म ईमान को बेचने के लिए तैयार रहते हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक दांव और खेला। मोदी शाह ने एक ऐसा जाल बिछाया जिससे कि समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच में जो गठबंधन था वो पूरी तरीके से चरमरा गया। केंद्र सरकार ने, मोदी शाह की सरकार ने रालोद के जो सुप्रीमो जयंत चौधरी को
ऐसा जाल में फंसाया कि रालोद के जो अध्यक्ष थे वो मोदी गुणगान में जुट गए। मोदी शाह ने ये प्लान बनाया कि अगर हम चौधरी चरण सिंह को, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में जयंत चौधरी के बाबा थे, उनको अगर हम भारत रत्न दे देते हैं तो पश्चिमी यूपी में हमारा कद बढ़ जाएगा। उनको अपने पुराने नेताओं पर विश्वास कम था, लेकिन एक युवा उभरता हुआ जो नेता है उसके प्रति लोगों में काफ़ी सहानुभूति है। अगर वो साथ में आ जाता है तो पश्चिमी भारत में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में उनको भारी फायदा होता दिखेगा। इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को हिमाचल में तोड़ा, उसी तरीके से उन्होंने यूपी में अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन को तोड़ा। इस तरीके से तोड़ फोड़ की राजनीति कर उन्होंने अपना सात सदस्यों को राज्यसभा में तो भेजा ही, साथ में एक कैंडिडेट एक्स्ट्रा उन्होंने संजय सेठ को इसी तोड़फोड़ की नीति के चलते राज्यसभा में भेज दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि संजय सेठ पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा मेंबर थे, लेकिन जानते हैं, कहते हैं ना कि मौका देख के लोग अपने बाप को भी धोखा देने से नहीं चूकते। जो जैसा कि आज के राजनीतिक हालात दिख रहे हैं उसमें ये साफ हो गया है कि धोखाधड़ी और कपट धूर्तता जितनी भी ज़्यादा आप में होगी, राजनीति में आप उतने ज़्यादा सफल होंगे। 2020 का ही मामला देख लीजिए आप। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी और बीजेपी ने साजिश करके उस जनता की चुनी हुई सरकार को वहाँ पर उनके विधायकों की खरीद फरोख्त करते हुए सरकार को गिरवाया। साथ ही उन्होंने शिवसेना, जो कि 50 साल पहले की पार्टी थी और 25 साल तक जिसका गठबंधन भाजपा के साथ रहा, उसने सिर्फ सत्ता के लिए उस पार्टी को नेस्तनाबूद करने की साजिश रची और उनके ही शिवसेना के ही कुछ नेताओं को प्रलोभन देकर, पैसा देकर, यानी यहाँ तक कि चर्चा में था कि हर विधायक को 50-50 करोड़ के राशि का ऑफर मिला है। यहाँ तक कि जो शिवसेना का नेता इस समय वर्तमान में सीएम है महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे, जो कि बाला साहब ठाकरे की देन है, जिन्होंने उनको राजनीति में लाकर इस हालत में पैदा बना दिया कि वो आज प्रदेश के सीएम बने हुए हैं। और जो बीजेपी ने अपना काइयापन दिखाते हुए इस तरीके से शिवसेना से अपना बदला लिया, उसके पीछे कारण ये था कि जब 2019 में चुनाव हुए तब भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और भरपूर भारी बहुमत के साथ उनकी सरकार बननी थी। लेकिन भाजपा और शिवसेना के बीच में जो सत्ता की लालसा थी, उसको लेकर आपस में दोनों दल आपस में टकरा गए। बात इतनी बढ़ी कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया। तब जाकर शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदेश में अपनी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, जो कि भाजपा को बिल्कुल भी पच नहीं रही थी। वो किसी ना किसी मौके की तलाश में थे। वो चाह रहे थे किसी तरीके से इन तीनों पार्टियों में आपस में टकराव हो, ताकि वो मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर भाजपा की सरकार बना ले। वो मौका उनको 2022 में मिला और उन्होंने, जो एक महत्वाकांक्षी शिवसेना नेता थे एकनाथ शिंदे, जो कि महाविकास आघाड़ी में वो मंत्री भी थे, उन्होंने अपने 40 विधायकों के साथ बगावत करते हुए सरकार को गिरवाया और वहाँ पर वो भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने में पूरा सहयोग किया। ये बात और है कि भाजपा ने मौके की नज़ाकत देखते हुए सीएम पद एकनाथ शिंदे को दे दिया, ताकि उनका जो जुड़ाव काफ़ी बना रहे। इस तरीके से लोगों को धोखा देकर जिस तरीके से भाजपा ने एक स्थापित पार्टी को बर्बाद कर दिया, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के सहयोग से जो असली पार्टी के नेता थे, उनको उनके
पार्टी के अधिकार से वंचित कर दिया। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के जो लोगो और सिंबल थे वो सब एकनाथ शिंदे गुट को दे दिए। दोस्तों, इस तरीके से साफ झलकता है कि किस तरीके से चुनाव आयोग सत्ता के आगे नतमस्तक है। सत्ता की तरफ से जिस तरीके से आदेश आते हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि जो सरकार चल रही है वो असंवैधानिक है। उसके बावजूद आज भी वहाँ की सरकार चल रही है। इसी तर्ज पे भाजपा ने आपके एनसीपी की पार्टी को भी तोड़ा। शरद पवार जिसके प्रमुख थे, शरद पवार के भतीजे पहले भी एक बार धोखा दे चुके थे। जब 2019 में चुनाव हुए थे तब उन्होंने 2 दर्जन से अधिक विधायकों के साथ जाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ साजिश रची और उन्होंने सरकार भी बनाई, जिसमें कि वहाँ के राज्यपाल कोश्यारी जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने आउट ऑफ वे जाकर ये काम किया जो कि संवैधानिक रूप से पूरी तरीके से गलत था। इसके बावजूद भाजपा ने अपनी इस तोड़ फोड़ नीति और खरीद फरोख्त नीति को जारी रखते हुए अभी भी वो प्लानिंग में लगे रहते हैं कि किस प्रदेश की सरकार को, जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ कैसे तोड़ फोड़ की जाए। उन्होंने प्रयास तो झारखंड में भी किया। झारखंड के पीछे वो काफ़ी समय से लगे हुए थे और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको 8-8 नोटिस दिए। उन्होंने उसके बावजूद मोदी सरकार की शर्तों पे काम करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि आप कांग्रेस का साथ छोड़ दीजिए और हमारे साथ मिलकर झारखंड में सरकार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन हेमंत सोरेन बीजेपी के जो चाल चरित्र और चेहरे की समझ चुके हैं कि उनको मालूम है कि मौका पड़ते ही ये हमारे जो दल को ही खा जाएंगे। इसीलिए वो कांग्रेस के साथ में रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि ईडी ने उनको राजभवन से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिस तरीके से बिना किसी प्रूफ के मोदी शाह की सरकार चल रही है, उनके इशारों पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की टीमें लोगों के घर पर पहुंच रही हैं और उनके जेल में डालने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से ये साफ जाहिर हो गया है कि इंडिया गठबंधन में जो लोग भी शामिल हैं उनको लेकर मोदी शाह ने पूरी तरीके से जांच एजेंसियों को लगा रखा है, जिससे कि वो इंडिया का साथ छोड़ के एनडीए में शामिल हो जाएं। मोदी शाह और मोदी गवर्नमेंट इस तरीके से सत्ता के नशे में आ गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी उलट देने में अपनी महारत हासिल कर ली है। सबसे पहले पिछले साल मई में, जब 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ये हक बनता है, ये अधिकार बनता है कि वो अपने अंडर काम करने वाले आईएएस अफसरों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकें, अपने हिसाब से उनकी प्राथमिकता तय करें, उनके पोस्टिंग और ट्रांसफ़र का काम दिया जाए। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी धता बताते हुए मोदी शाह ने उनकी उस कानून को भी, उस आदेश को भी उलट दिया। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर जाके लोकसभा में एक बिल रखा और अपना बिल पास करा लिया। इस तरीके से मोदी सरकार ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया, उसके बाद एक और मौका ऐसा है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप जो चुनाव आयोग के जो कार्य प्रणाली है वो निष्पक्ष नज़र नहीं आ रही है, इसलिए उसका चुनाव की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए हमें कुछ नए प्रयोग करने होंगे, हमें नए तरीके से चयन प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव आयुक्त 3 लोगों की कमेटी के बीच तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उस कमेटी में प्रधानमंत्री स्वयं और नेता प्रतिपक्ष और उसके बाद सीजीआई स्वयं उसमें रहने के लिए उन्होंने आदेश किया कि इस तरीके से चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शी रहेगी। लेकिन उस बिल को भी, उस आदेश को भी लोकसभा और राज्यसभा में लाकर उन्होंने
सीजीआई का नाम उस कमेटी से हटा दिया और उसके बाद ये ऐलान कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयुक्त का चयन करेंगे और उनके साथ में नेता प्रतिपक्ष होंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह कि तीसरा आदमी मोदी सरकार का कैबिनेट मंत्री होगा और उन्होंने उस कैबिनेट मंत्री के रूप में अमित शाह को अपॉइंट कर दिया। जिस तरीके से अब आप ये सोच सकते हैं कि जो मंत्री प्रधानमंत्री मोदी के अंडर में काम कर रहा है वो किस तरीके से प्रधानमंत्री की मोदी की जो राय को काट दे। और उसमें दूसरा जो नेता प्रतिपक्ष की किसी भी तरीके से चलनी नहीं थी, वो तो केवल एक नाम के लिए रखा गया। जिस तरीके से पूरे इन सब चीज़ों को साजिश करके मोदी सरकार ने सामने रखा, तो उस समय देश का लोकतंत्र नहीं खतरे में पड़ रहा था। जो आज केवल एक जगह हिमाचल में भाजपा असफल हो गई, सत्ता पाने में फेल हो गई, तो वो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इतने बेचैन हैं, व्याकुल हैं कि किस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बच गई। वो हमेशा ऐसा चाल रचते हैं, ऐसी षड्यंत्र रचते हैं जिससे कि गैर बीजेपी सरकारें उनके आगे नतमस्तक हो जाती हैं और वहाँ पर सत्ता बदलाव हो जाता है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि अब हम आपको आपकी भाषा में ही जवाब देंगे। और जिस तरीके से राजस्थान में उन्होंने अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को 5 साल चलाया, ठीक उसी तरीके से हिमाचल में भी कांग्रेस का दावा है कि वो अगले 5 साल तक सरकार को अपने पूरा कार्यकाल चलाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।